मेरे को स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल दिख गया कि यहाँ पैसा 10 गुना हो सकता है। What is the weirdest thing you have dreamed about doing with a girl? क्या लिखा? वो 10 महीने में 9 गुना बढ़ गया। मेरे 4-5 हजार रुपए 40,000 रुपए हो गए। क्रिप्टो करेंसी और NFTs में करते हैं। हमारे देश में कुछ गड़बड़ होता है तो देश का स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। गोल्ड में पूरी दुनिया में सब कुछ खराब होना पड़ेगा तब गोल्ड का भाव नीचे जाएगा। मैंने उसको बोला कि रो मत, सॉरी। तो एकदम से ऊपर देखी और बोलती है आइसक्रीम खिलाएगा तो मानूंगी। तो आपने मेरे 5 फेवरेट स्टॉक्स पूछे, उसमें से एक कोलगेट है। एक रफ अंदाजा बोलूं तो क्लोज टू 12-15 करोड़ के आसपास होगा। अगर हम इसको जुए के जैसे खेलेंगे तो जुए जैसा रिजल्ट होगा। 100 में से 1 का लगेगा, 99 बैंकरप्ट। प्रांजल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी अरविंद अरोड़ा शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। बहुत एक्साइटेड था मैं, और आपने बताया है कि मुझे खतरनाक सवाल पूछोगे तो आप बहुत डरा हुआ हूं सर। दी अरविंद अरोड़ा शो की एक स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर कंट्रोवर्शियल होते हैं। अच्छा जी। हमारे सवाल बड़े सीधे हैं। ठीक है। जो भी उल्टा सीधा होगा आपके जवाब की वजह से होगा। ये सबसे अच्छा डिस्क्लेमर है सर। आप पहले जर्नलिस्ट थे? जी नहीं। चलिए तो शो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपने गेस्ट से पूछना चाहेंगे कि आप कौन से टॉपिक पे बिंदास बात करना चाहेंगे और कौन से टॉपिक पे आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ ज्यादा छुपा हुआ है नहीं सर। आप बिंदास पूछिए जो पूछना चाहें। क्या बात है। तो सबसे पहले तो जब आपकी जर्नी में पढ़ रहा था उसमें मैंने देखा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आप एक लो स्टूडेंट बने, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, बट फाइनली आप फाइनेंस बैकग्राउंड में आ गए। पहला तो ये हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया था, मैं स्कूल वगैरह में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो घर वालों को लगता था ये पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, मैं थोड़ा डिबेट वगैरह करता रहता था। तो उन्होंने सनी देओल की बहुत पिक्चर देखी थी पापा ने। उनको लगा जो तारीख पे तारीख अच्छा करे वो अच्छा लॉयर। तो उनको लगा पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, तू बोलता अच्छा है, लॉ कर ले। घर में किसी को पता नहीं था लॉ में होता क्या है। मैंने भी एग्जाम दिया, जीके वगैरह अच्छा था, और क्लैट तभी नया था, तो मेरे को रायपुर NLU मिल गया। तो घर वाले बहुत खुश, जिसका कुछ नहीं हो सकता उसको NLU तो मिला। वहां सर पहला दिन लॉ स्कूल का, और हमारा ओरिएंटेशन हुआ, और वहां ना 2 चीजों से पहले ही दिन मेरा लॉ स्कूल से मन उठ गया। 5 साल का कोर्स था, पहले दिन डिसाइड कर लिया नहीं करना। पहला था लॉयर्स के लिए हमको बताया गया उस समय, वो सही गलत मुझे नहीं पता, हमको बताया गया प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें यह बोला गया कि कोई अगर आपके पास आता है और बोलता है कि मैंने किसी का खून कर दिया है, तो एज अ लॉयर आप उसको बचाओगे या नहीं बचाओगे, ये आपका प्रोफेशनल आपका डिसीजन है। लेकिन आप उसने जो आपको बताया वो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में बताया, तो आप उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। और मैं अगर लॉयर नहीं होता, एक आम इंसान होता, तो मेरे को भारत का संविधान क्या बोलता है कि अगर आपको कोई अपराध कोई कर रहा है पता है तो जाके बताओ। तो मतलब मुझे लगा लॉयर बनके मैं इंसान से भी पहले एक लॉयर हो गया कि मैं मानवता के धर्म ही भूल जाऊं। तो मेरे को लगा ये तो मेरे से नहीं होगा, अगर मेरा काम क्रिमिनल को बचाना है तो मेरे से नहीं होगा। वहां हमको पता चला कि लॉयर का काम बोलना जो है वो 5% भी नहीं है, 95% काम तो मोटी मोटी किताबें पढ़ के डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो डिसाइड हो गया मुझे ये नहीं करना। तो स्टॉक मार्केट में मुझे NISM पता चला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, लेकिन वहां सिर्फ PG डिग्रीज चलती थी, तो मेरे पास ग्रेजुएशन होना जरूरी था। तो मैंने सोचा अब 4th ईयर में तो आ ही गया हूँ, 2 साल में मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो इसको छोड़ के कुछ स्क्रैच से क्यों करूँ लॉ। तो मैं लॉ पास ही इसलिए कर पाया क्योंकि PG के लिए मेरे को NISM जाना था, वरना मैं 12वीं पास ही होने वाला था। क्रेजी। मतलब ये तो मैं आपको बोल देता हूँ यार, लिटरली हम लोग दिल्ली में मिले थे एक इवेंट में, एंड आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी स्टोरी नरेशन बड़ी अच्छी है। जब तक मैंने आपको नहीं सुना था मुझे भी ऐसा लगता। अरे नहीं। फिर मैंने आपको सुन लिया। ही इज अ चिल काइंड ऑफ गाय। जब आप मिलेंगे प्रांजल भाई से, एंड ही इज अ ग्रेट डांसर, फनी डांसर। मतलब आप स्टेज पे चढ़ जाओगे प्रांजल भाई के साथ तो आप डांस पक्का करोगे, 100% है। मुझे वो बोलते हैं कि प्रांजल भाई वीकेंड है तो आप मिलने आओगे कि आपका पीने का प्लान है? मैंने कहा हाँ, मैं तो नहीं पीता, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। हाँ। तो बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, उस दिन तो पी के नाच रहे थे। वो मानने को ही तैयार नहीं कि मैं पीता नहीं। क्रेजी। प्रॉपर वे से आपने फाइनेंस बैकग्राउंड को एक्चुअली क्यों चुना? सो 3rd ईयर में मैं था, बहुत मैं सोच रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैंने ना 2nd ईयर कॉलेज में गया ही नहीं था। 2nd ईयर 2011 में अन्ना हजारे का एंटी करप्शन आंदोलन चल रहा था। तो मैंने साल भर कॉलेज छोड़ के मैं वो आंदोलन में था, तो मेरे साल भर का बैक लगा हुआ था लॉ स्कूल में। और उसमें ये था कि मैं तभी 18 का हुआ था। तो अगले दिन से हमको ये अनाउंसमेंट आया था कि अब कल से जेल भरो आंदोलन होगा। तो मेरा आज एग्जाम है और मैं सोचा अब 4 पेपर हैं,
पहला भी दे के क्या करना, कल से तो जेल जाना है, 18 का हुआ था, जेल जाने के लिए एलिजिबल था। तो मैंने पहला एग्जाम अपना छोड़ दिया। मैंने एग्जाम छोड़ा, 5 बजे हमको फोन आता है कि नहीं, जेल भरो स्थगित, अच्छा नहीं होगा, और मैंने एग्जाम छोड़ दिया था। तो उस दिन मुझे सबसे पहले तो ये रियलाइज हुआ कि जब आजादी के आंदोलन के समय गांधी जी ने एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया होगा, तो जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, कपड़े जला दिए थे, वो तो कहीं के नहीं रहे। तो उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कहीं का नहीं रहा। क्योंकि ना मैं एक तरह से उस आंदोलन को छत्तीसगढ़ में लीड कर रहा था, और बहुत सारे लोग ना मुझे डोनेशंस देते थे आके, मतलब आंदोलन के लिए ही। वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि मुझे पता नहीं था कि शाम को ऐसा होने वाला है। उनका था कि अगर पता था तो हमको पहले से बताना था, डोनेशन क्यों लेते रहे 1 घंटे पहले तक। करेक्ट। तो काफी मुझे गालियां भी पड़ी उसके लिए। तो वहां से मुझे समझ में आया ये सब बाद में, पहले खुद कुछ बनना है, खुद के लिए कुछ करना है। फिर 3rd ईयर में मैं पापा के साथ एक प्रोग्राम देख रहा था। पापा जी बिजनेस में एक डी स्ट्रीट का डॉन करके प्रोग्राम था, वो देख रहे थे। मैंने पापा से पूछा, पापा कितनी कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में? बोले 5000। मुझे ये लगता था कि अब कॉलर तो कोई भी 5000 कंपनियों के बारे में पूछ सकता है, उनको हर कंपनी के बारे में कैसे पता है? तो मुझे ना उनके जैसे कॉर्पोरेट क्विज का मास्टर बनना था कि कौन सी कंपनी कहाँ की है, प्रमोटर क्या है। मुझे पता था अगर मैं 5000 कंपनियों के बारे में इनसाइड आउट जान लूं तो उसको किसी ना किसी तरीके से मैं मोनेटाइज कर लूंगा। तो उससे मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। इसका एक फनी इंसिडेंट भी है। अभी 2 साल पहले जब मैं जी बिजनेस में पहली बार गया लाइव प्रोग्राम करने, तो मुझे पता चला वो लाइव है, कॉलर लाइव कॉल कर रहा है, लेकिन वो क्या पूछने वाला है उसका ईमेल 1 हफ्ते पहले आ जाता है। Okay. तो उनको भी 5000 कंपनियां पता नहीं थी। Okay. तो जो कारण से मैंने शुरू किया वो झूठ था। बट पापा ने कहा ठीक है कर ले। उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दिए, बोले या तो तू इसको बढ़ा दे, ये डूबा तो तू लॉ ही करेगा। और तभी क्योंकि मैं 18 का हुए 1-2 साल हुए थे मुझे, तो पापा ने मुझे स्कूटर दिया था। तब तक मैं साइकिल में घूमता था। तो मेरा पहला स्कूटर था टीवीएस वीगो, अभी भी है वो। अच्छा। तो मेरे को उससे पर लग गए थे कि अब मैंने हर जगह पेडल मार के नहीं जाना है। तो मैंने पहला कुछ शेयर पहले दिन जो 1-2 शेयर लिए, उसमें से एक टीवीएस भी ले लिया। वो 10 महीने में 9 गुना बढ़ गया। मेरे 4-5 हजार रुपए 40,000 रुपए हो गए। क्रेजी। मुझे लगा बस इतना आसान तो है, पढ़ाई क्यों करना है, कुछ भी क्यों करना है, अब तो यही करना है। अगले कुछ शेयर 0 हुए, ओवर कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने गूगल किया कि अच्छे शेयर कैसे पिक करो। तो ना तभी ज्यादा नॉइज नहीं था। आज मैं गूगल करूंगा तो पता नहीं क्या क्या आएगा। करेक्ट। तब क्या आ सकता था, राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट, और तीसरा नाम ही नहीं होता था। करेक्ट। तो फिर मैं वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है। और एज अ पर्सन वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। तभी वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, आज भी 6वें हैं, लेकिन बहुत सिंपल लाइफ से जीते थे, लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। तो मुझे वो एज अ ह्यूमन बहुत अट्रैक्ट किए, और मैं उनके जैसा बनना चाहता था उस तरीके का। मैंने शुरू ये सोच के किया कि जो पापा को लॉस हुआ है अब वो रिकवर करके देना है। वो करते करते 5th ईयर आ गया और कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी में जाते हैं। इंटरव्यू देने में गया, मेरा लॉ स्कूल में रैंक था 150 में से 137। तो मैं बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस था। 5 साल का लॉ स्कूल मैंने 6 साल में निकाला, 1 साल भी एक्स्ट्रा। तो जॉब वॉब वहां से मिलना नहीं था। तो मैं बहुत ही डरा हुआ सा मैं NISM में इंटरव्यू देने गया। 15-20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। तुरंत जो डीन है वो इंटरव्यू के बाद मुझे बोलते हैं वैसे हमको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना है, वो अगले हफ्ते आएगा, लेकिन आई हैव टू टेल यू कि इन माय 20 इयर्स ऑफ एकेडमिक करियर ये आज तक का मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू है। क्रेजी। एंड वो सिंपल चीज ने मुझे जिंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस दे दिया। इट चेंज्ड माय लाइफ। क्रेजी। जब आपसे हम ये सवाल पूछे थे और आप जब इसका जवाब दे रहे थे, तो आपने बीच में बताया कि जब आपने पहले स्टॉक पिक किए थे तो आपने 8 से 10 गुना प्रॉफिट कमा लिया था। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं वो स्टॉक कौन से थे, और उस वक्त आपने उनको क्यों चूज किया था, क्या रीजन था, और अब प्रांजल कामरा में क्या चेंजेस आए हैं पिछले 8-10 सालों में। उसके बाद अगर आज प्रांजल कामरा को कोई स्टॉक पिक करना हो तो वो किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं? वो टीवीएस मोटर्स ही था सर, क्योंकि मेरे को स्कूटर मिला था, तो मेरे को स्कूटर से बहुत प्यार था, तो बस इसलिए ले लिया था। कोई उसमें रिसर्च वगैरह कुछ नहीं था। जो रिसर्च करके तभी लिया था वो सब कंपनियां ही डूब गई, मतलब सीधा 0 ही हो गई। तो वो तो मैं कहूं बिगनर्स लक था कि बस इमोशनल डिसीजन था, लकी हो गया मैं। वो लक से ये चीज हो गई कि मेरे को स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल दिख गया कि यहाँ पैसा 10 गुना हो सकता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा ये होता है कि क्या करने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। देखिए हमारी GDP 7% से बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट ने पिछले 40 सालों में ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। तो मुझे ये पता है अगर मैं गलतियां नहीं करूंगा तो मिनिमम GDP के हिसाब से तो ग्रो करूंगा। Correct. और सेंसेक्स भी 14% ग्रो कर रहा है, तो मैं इंडेक्स फंड में भी डालूंगा तो 14% से तो ग्रो करूंगा। Correct. मतलब मुझे 15% तक के रिटर्न्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं होना है, वो कोई भी ला सकता है। हमको 15% चाहिए नहीं होता है, हमको चाहिए होता है 50%, 100%, जिसके चक्कर में आता है -20%।
सबसे पहली चीज तो अपने इमोशंस और अपनी ग्रीड को चेक में रखना है। अगर हमको पता है कि गोल्ड रातों रात डबल नहीं होता, प्रॉपर्टी रातों रात डबल नहीं होता, तो स्टॉक मार्केट के पास हम ये उम्मीद लेके ही क्यों आते हैं कि वो रातों रात डबल हो जाएगा। ये हमारी गलती है। Correct. अगर हम इसको जुए के जैसे खेलेंगे तो जुए जैसा रिजल्ट होगा, 100 में से 1 का लगेगा, 99 बैंकरप्ट होंगे। मैं बोलता हूं स्टॉक मार्केट इनफैक्ट ये मेरे बिजनेस के खिलाफ है, मेरे यूट्यूब वीडियोस के अगेंस्ट है, लेकिन सच्चाई तो ये है 90% लोगों को ना इंडेक्स फंड में पैसा डालना चाहिए और भूल जाना चाहिए। फाइनेंस सीखने की जरूरत ही नहीं है। फाइनेंस में बेसिक ये सीखने की जरूरत है कि इंश्योरेंस कौन सा ले लो, गोल्ड में फिजिकल गोल्ड मत लो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लो, रिटायरमेंट के लिए एनपीएस ले लो, इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड ले लो। 90% पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज से हो गई। स्टॉक मार्केट, स्टॉक पिकिंग किसको करनी चाहिए? पहला, स्टॉक पिकिंग आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, वहां एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, 10, 20, 50 रिसर्च एनालिस्ट हैं, मैनेजमेंट से सीधा मिलते हैं, सालों का अनुभव है। तो मैं अगर ये सोच रहा हूं कि मैं 4 किताब पढ़ूंगा और मैं उन 20 लोगों की टीम से ज्यादा रिटर्न अपने लिए ले आऊंगा, तो ये कंसिस्टेंटली होने वाला नहीं है, फिर मैं गलत सोच रहा हूं। तो ज्यादा रिटर्न्स लाना तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कारण नहीं हो सकता। ज्यादा रिटर्न्स अगर लाना है तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो जहां एक्सपर्ट्स हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा रीजन है कि स्टॉक मार्केट इन जनरल आपको एक ज्यादा समझदार इंसान बनाता है। तो स्टॉक मार्केट जो जिंदगी हमको 60 सालों में सिखाती है, स्टॉक मार्केट हमको वो 10 साल में सिखाता है। आपकी गलतियों का नतीजा भी तुरंत मिलता है, उसका फायदा भी तुरंत मिलता है। तो आपको जो आप 50-60 साल में सोचते हैं ना कि अब हम 60 के हो गए लेकिन ये हमारे अनुभव है, वो अनुभव अगर आपको 35-40 साल की उम्र में मिल जाए, जब आपके पास और 30 साल की जिंदगी है, तो उसमें आप उसको कितना फायदे में ला सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए नहीं करना चाहिए। भाई ये ओशो है। ओशो एक्चुअली वो सेंट नहीं थे, ओशो डीप सी लेवल, कितना डीप नॉलेज है आपको, तो वैसी सी बातें लगती है आपकी। बाय द वे, ये आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है? तो मुझे वो नहीं पता है, क्योंकि ना मेरा बैंक अकाउंट, मेरे इन्वेस्टमेंट्स सब मेरे पापा देखते हैं। अब इसका रीजन क्या है? मतलब आज से 10 साल पहले तक हम लोग हमेशा, इनफैक्ट हमारी 3 जनरेशंस के पास कभी भी खुद का घर नहीं था, हम लोग किराए के घर में रहते थे। तो मेरा पूरी सेविंग्स, एक तो ये है कि कमाना शुरू किए हुए 3-4 साल हुए हैं, लेकिन मेरी पूरी सेविंग्स सब कुछ उसमें लग गया, उसको खरीदने में। तो आज मेरा, मैं कहूंगा 80-90% नेटवर्थ एक्चुअली रियल एस्टेट में लगा हुआ है। 4-5 प्रॉपर्टीज ली, वो नया रायपुर बन रहा है तो वहां भी होना चाहिए, फार्म हाउस भी होना चाहिए, ऐसे कर करके मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ, और इस चक्कर में वो मेरे से ना मेरी चेकबुक्स में ब्लैंक साइन होता है, पता नहीं क्या क्या खरीदते रहते हैं। बट अगर मैं एक रफ अंदाजा बोलूं तो क्लोज टू 12-15 करोड़ के आसपास होगा। आप ना और कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, आप उसको रोज एंजॉय नहीं कर सकते। स्टॉक्स ले लीजिए, रोज आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। रियल एस्टेट ऐसा है जो एप्रिशिएट तो होगा ही, लेकिन रोज आप उसका मजा भी ले सकते हो। इसलिए मैं पता है कि मैंने अलग अलग तरीके के लिए, कि एक वीकेंड होम हो जाए, एक फार्म हो जाए, एक जैसे मैंने भी फ्लैट लिया है उसका पोजेशन मिलना है, एक बड़ी सी कोर प्रॉपर्टी ले लिया, एक ऑफिस ले लिया, ताकि मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले सकूं। इसमें सर पॉइंट और है कि हम ये तो बोल लेते हैं कि रियल एस्टेट रिटर्न 10-11% का देता है और स्टॉक्स 14% का देता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हम रियल एस्टेट आज लेंगे, कोई भी बैंगलोर जैसे शहर में आप कैसा भी फ्लैट लो तो 50 लाख का होता होगा, ऐसा मुझे लगता है, इससे कम में क्या ही होगा, ज्यादा ही है। हाँ, किसी भी शहर में आज 40-50 लाख का खर्चा है ही, तो 11% का रिटर्न मुझे 40 लाख पे तो मिल रहा है ना। हाँ, यही 40 लाख रुपए क्या मैं स्टॉक्स में डालता? किसी की हिम्मत नहीं होती, नहीं, कभी भी नहीं होती। और डाल देता तो मैं उसको हर साल रोटेट करता रहता, डाल देता तो वो 10 साल लॉक इन भी नहीं होता, उसको 11% कंपाउंड होने का 10 साल में टाइम तो बिल्कुल नहीं देता। तो अगर मैं एंड में रिजल्ट देखूंगा ना, तो रियल एस्टेट का ज्यादा आ जाता है, क्योंकि पैसा लॉक रहा, चर्न नहीं हुआ, और उतना पैसा डल पाया। स्टॉक्स में कभी डलता ही नहीं, तो एंड रिजल्ट बेटर आता है। प्रांजल वन ऑफ द किंग ऑफ फाइनेंस माने जाते हैं। अगर आपको मतलब रैंक करना हो, अलग अलग फील्ड है इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में ही समझ लेते हैं। जैसे कि आपने बोला प्रॉपर्टी, देन गोल्ड, देन शेयर मार्केट, स्टॉक्स लेना, वो भी नेशनली और इंटरनेशनली, फिर हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें, फिर उसके बाद 2-3 और होंगे। तो अगर आपको उनको रैंक करना हो कि एक्चुअली आपके फेवरेट कौन से हैं, कि आप अगर 100 रुपये अगर आपके पास हैं, 10,000 रुपये, व्हाटएवर, तो आप किस में सबसे पहले पैसा डालना पसंद करेंगे? वो रैंक करके बता रहे हैं आपको। अच्छा सवाल है सर, ये ऐसे कभी नहीं पूछा था किसी ने मेरे से। सबसे पहले मैं इंश्योरेंस लूंगा सर।
सबसे पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए, अगर मैं अर्निंग हूं, अगर मेरी स्पाउस अर्निंग है तो उनके लिए भी, घर में जो भी अर्निंग मेंबर है उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, और घर में हर मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें एक चीज है, लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली अलग अलग तरह की होती है। टर्म इंश्योरेंस भी होती है जिसमें आपको सिर्फ 5 साल के लिए देना है, उसके बाद नहीं देना। तो आप चाहते हैं कि हर साल भरते रहूं, या फिर ठीक है 5 साल भरा और हो गया? तो एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस वो नहीं होती सर। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप एक फिक्स टर्म के लिए खुद की जिंदगी को इंश्योर कर रहे हो। ओके। तो अगर मैं आज लगभग 30 साल का हूं, तो मैं 60 या 65 साल तक की उम्र के लिए इंश्योरेंस लूंगा, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे 30 साल के हो चुके रहेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट हो चुके रहेंगे। करेक्ट। तो हर इंसान को ये देखना है कि उसकी अगली जनरेशन कब तक वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब तक का इंश्योरेंस लेना है। ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद क्या होता है, अगर मैं 65 से ऊपर का इंश्योरेंस कराने जाऊं, कई इंश्योरेंस कंपनियां 100 साल तक का इंश्योरेंस देती है, लेकिन प्रीमियम 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है। और जब अगर मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, तो मैं आज से 30-40 साल बाद उनको 1 करोड़ रुपए देके करूंगा क्या? उसकी वैल्यू भी 20 लाख हो चुकी रहेगी, और वो कमा ही रहे हैं ना। तो मैं आज उनकी लाइफ को, जो मैं आज उनको एंजॉयमेंट दे सकता हूं, उसको कॉम्प्रोमाइज करके प्रीमियम क्यों भरूं? ट्रू। तो वो बिल्कुल नहीं। हर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसमें कुछ भी मनी बैक के लालच में नहीं जाना चाहिए, इसके साथ आपको रिटर्न्स मिलेंगे उसके लालच में नहीं जाना चाहिए। जो प्रीमियम बचा सको बचाओ, उससे म्यूचुअल फंड ले लेना ना, रिटर्न बेटर ही होगा। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, फिर हेल्थ इंश्योरेंस परिवार में हर किसी के लिए। उसके बाद आता है एफडी। अब वो एफडी हो कि सेविंग्स अकाउंट में ही आप ऑटो स्वीप लगा दो, जिससे एफडी का इंटरेस्ट भी मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो वो आपके घर के खर्चों का 8 से 10 महीनों का अमाउंट आपके पास उसमें होना चाहिए, एफडी में या ऑटो स्वीप में। तीसरा आएगा रिटायरमेंट प्लान। आप हमेशा कमाने वाले नहीं हो, लेकिन दवाइयां आपको हमेशा जिंदा रखने वाली है। उसके बाद आएगा एनपीएस। आज एक एनपीएस बहुत अच्छा स्कीम है, वो आएगा। उसके बाद आएगा गोल्ड, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन, सो गोल्ड ने रफली 11-12% का रिटर्न दिया है हिस्टोरिकली, लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2.5% ब्याज सरकार की तरफ से मिलता है। तो एक्चुअली सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बराबर का रिटर्न देता है, लेकिन जैसे स्टॉक्स में, इन्फोसिस में कंट्री रिस्क है। हमारे देश में कुछ गड़बड़ होता है तो देश का स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। गोल्ड में पूरी दुनिया में सब कुछ खराब होना पड़ेगा तब गोल्ड का भाव नीचे जाएगा। तो गोल्ड इज लेस रिस्की, लेकिन इंडिया में वो इक्वल रिटर्न दे रहा है। इसलिए आज की स्थिति में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक से बेटर है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो आएगा। उसके बाद मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, ये डिबेटेबल है मैथमेटिकली, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रियल एस्टेट की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, और आप जितना आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते, आप उतना ही म्यूचुअल फंड में लगा पाओगे और निकालोगे नहीं, ये डिसिप्लिन को लेके अगर आप श्योर हो, तो म्यूचुअल फंड पहला ऑप्शन बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है 90% लोगों के पास ये डिसिप्लिन नहीं होता है। तो खुद को चैलेंज नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज और खाने के लिए बचा लेना चाहिए, और इन डिसिप्लिन से बचने के लिए रियल एस्टेट में पहले निवेश करना चाहिए। क्या बात है यार, मतलब ये इनसाइट तो कहीं नहीं मिलने वाली है आपको, फॉर श्योर। थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं चीजों पर। हम लोग स्टॉक की बात करते हैं। ये मेरा फेवरेट है सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ब्रोकरेज, ये जो मिडिल मैन होते हैं, वो मिडिल मैन 2 तरह के हैं। ऑनलाइन भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ऑफलाइन भी हैं। तो वो ज्यादा प्रिफर्ड है या ऑनलाइन वाला ज्यादा कन्वीनियंट है? कौन सा बेटर है? और फिर उसके बाद हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। मेरे को भी लगता है कि आपकी भी जो ज्यादातर ऑडियंस है, हाँ, वो शायद 40 साल के नीचे वाली होगी, हाँ, 35 साल के नीचे वाली होगी। अगर ये एज प्रोफाइल है, हाँ, तो हम लोग अब सब जोमेटो यूज करना जानते हैं, हाँ, हम सब यूट्यूब, ट्विटर यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग इतना टेक जानते हैं कि हमको ऑनलाइन एप्स ही यूज करके वो जो फिजिकल ऑफिस खोलने की जो कॉस्ट होती है ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में, वो अल्टीमेटली वो ज्यादा ब्रोकरेज लेके हमसे ही तो वसूलते हैं ना। पर जानते तो हैं, लेकिन इनको ये भी पता है फिर टेक के प्रॉब्लम्स क्या है। डेटा गायब हो जाता है कभी भी बैंक में, कभी कोई हैकिंग हो गई, मोबाइल का ही डेटा किसी ने चोरी कर लिया, मेरे पता लगे सारे शेयर उड़ गए। तो ये मिथ है, आई एम नॉट सेइंग, मुझे तो पता है। नहीं, बहुत सही क्वेश्चन है ना, बहुत सही सवाल। तो उनको ये भी पता है कि टेक, इतना जो टेक दिखता है हमें मोबाइल में, वो कल को मेरा मोबाइल ही उड़ गया, गायब हो गया, सब चीज चला गया। उन डर से बाहर कैसे निकले? मतलब अगर ऐसा होता कि ऑफलाइन जो ब्रोकर है उसकी सिक्योरिटी ऑनलाइन ब्रोकर से ज्यादा है, तो मैं कहता कि हाँ एक एडवांटेज है। लेकिन होता क्या है, आप ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाओ कि ऑनलाइन ब्रोकर के पास जाओ, आपके जो शेयर्स हैं वो ब्रोकर के पास स्टोर्ड नहीं है। जैसे बैंक में हमारे लॉकर में जो सामान है वो बैंक वाले के पास ही है, उसको बैंक आगे आरबीआई नहीं भेज रहा,
तो लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं है। आप किसी भी ब्रोकर को चुनो, आपके शेयर्स NSDL और CDSL के पास जाने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन किसके साथ उनका टाइप है। दोनों ही सेमी सरकारी हैं, NSDL तो पूरा सरकारी है, दोनों ही उतने ही सेफ हैं। आपका ब्रोकर डूबे जिए मरे, आपके शेयर्स CDSL NSDL के साथ हैं। इनफैक्ट आप अपने ब्रोकर से खुश नहीं हो, आपका एक CDSL अकाउंट है, इसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं, और जो ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो मान लो आपको आपका ब्रोकर पसंद नहीं है, तो आप ब्रोकर बदल सकते हो और आपका डीमैट अकाउंट सेम होगा। तो ब्रोकर डूब जाता है, मैं जीरोधा यूज करता हूं, वो डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास मेरा CDSL अकाउंट की डिटेल है, मैं किसी और ब्रोकर के पास जाऊंगा, बोलूंगा इसको जोड़ दे, मैं खरीदना बेचना शुरू कर दूंगा। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, शेयर जहां जा रहा है वो सेम है। टॉप 5 एरियाज जहां पे आप स्टॉक परचेज करते हो कि यार ये फील्ड है, इन फील्ड को चूज करूंगा मैं अगर मैं स्टॉक खरीदूंगा तो। 5 है ही नहीं सर, 2 ही हैं सर। 2 बता दें। क्योंकि मैं एक फाइनेंस कंपनी चलाता हूं, तो बहुत सारे ना ब्रोकर्स मुझसे टच में रहते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस वाले, बैंक्स, NBFCs, ये फिनटेक स्टार्टअप्स। तो मैं इस स्पेस को समझता हूं, उनके फाउंडर्स से, सीनियर एम्प्लॉइज से बातचीत होती रहती है। तो मैं कहूंगा 30% के आसपास तो मेरा पैसा 25-30% इन कंपनियों में लगा हुआ है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनियों में, क्योंकि ये फील्ड को मैं समझता हूं। बाकी 70% मेरा पैसा उन कंपनियों में लगा हुआ है जिसको मैं एज अ कंज्यूमर यूज करता हूं, या लोग एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं। मैं फिर पूछता हूं कि कोलगेट का शेयर कितनों के पास है, एक भी हाथ नहीं उठता। कोलगेट कौन कौन यूज करता है, आधे हाथ उठ जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसका शेयर हम लेते ही नहीं। मैं आज ज्यादातर लोगों से बात करूंगा तो उनके पास बाटा का शेयर नहीं होगा। घर में हर किसी के पास बाटा का एक फुटवेयर जरूर होता है। मैं अगर पूछूंगा कोलगेट तो नहीं होगा, मैं पूछूंगा मैरिको नहीं होगा, पैराशूट तेल हर किसी के घर में मिलेगा, लेकिन उसका शेयर नहीं होगा। तो इन्वेस्टिंग को पता नहीं क्यों हम खुद ही हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम ले लेंगे कोई फार्मा कंपनी जो या तो कोविड वैक्सीन ला रही है, या कैंसर का ड्रग ला रही है, या डायबिटीज ठीक करने का क्लेम कर रही है, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इन्वेस्टिंग को हम बिना कारण कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आपके टॉप 5 शेयर्स अच्छा, आपके फेवरेट है। ओके। और एक थोड़ा मिथ दूर कर लेते हैं हमारी ऑडियंस का। स्पेसिफिकली बार बार बोला जाता है ब्लू चिप ब्लू चिप ब्लू चिप, लोग ब्लू चिप की तरफ जाते हैं। तो क्या जरूरी है कि ब्लू चिप शेयर्स ही खरीदें, या ऐसी छोटी कंपनियों में शेयर्स अच्छे होते हैं? जी, जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है तो मैं कहूंगा कि हाँ, ब्लू चिप तक ही सीमित रहना चाहिए। आपका नॉलेज लिमिटेड है, आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तो एक तो ना मिड कैप स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी आप झेल नहीं पाओगे। वो हो सकता है उस वोलेटिलिटी का आपको फायदा मिले, 100 का 200 हो जाए, लेकिन ना जैसे कसीनो में होता है, हमारा 100 का 200 हो गया तो हम वो जीत के निकल नहीं पाते, हम निकल 0 होके ही पाते हैं। तो आप एक शेयर में अगर रिस्क लेके कमा भी लोगे ना, तो आपको वो रिस्क लेने की आदत पड़ जाएगी। और रिस्क अगर कोई ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट भी है ना जिसमें डेथ का चांस 1% है, और आप वो 100 बार करोगे तो आप ऑलमोस्ट 100% की प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए मरने के। तो इन्वेस्टिंग ना गेम ऐसा है जहां, क्योंकि ये मेरे को एक बार नहीं करना है, इन्वेस्टिंग मुझे जिंदगी भर करना है। तो जिंदगी भर अगर मुझे कोई रिस्की चीज करनी है तो मुझे प्रोसेस मेरा ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम से कम हो, वरना वो रिस्क मुझे किसी ना किसी दिन भारी पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए सोचो कि मैं ज्यादा रिस्क ले लेता हूं एक बार, वो एक बार अगर आपको फल गया ना तो वो आपका प्रोसेस परमानेंट हो जाएगा। तो टू स्टार्ट विथ मैं तो यही कहूंगा कि ब्लू चिप्स में रहना चाहिए। और मतलब ये भी एक मिथ है कि ब्लू चिप्स में उतना रिटर्न नहीं मिलता। जैसे ना मैं जब बात करता हूं कोलगेट की, आपने मेरे 5 फेवरेट स्टॉक्स पूछे, उसमें से एक कोलगेट है। अब जब भी मैं कोलगेट की बात करता हूं ना, तो सबसे पहले आता है उसमें क्या ग्रोथ आएगी। कोलगेट टूथपेस्ट तो सब यूज कर रहे हैं, और ये फैक्ट है कि इंडिया में टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन 97% लोग है, लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, पूरी सैचुरेटेड कैटेगरी है। लेकिन इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो इंडिया में आज भी थोड़ा सा ये यूज होना शुरू हुआ है, लेकिन आज से 10 साल पहले हर घर में एक टूथपेस्ट होता था, वो लाल नीली कोलगेट की ट्यूब। अब मैं देखता हूं कि हर किसी के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट होने लगा है। बच्चों के लिए जेल, यंगस्टर्स के लिए वो, अगर आपको सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी वाला, व्हाइटनिंग, यंगस्टर्स को, कॉलेज वालों को व्हाइटनिंग चाहिए होता है तो वो वाला, शुगर है तो डायबिटीज वाला। तो टूथपेस्ट में भी प्रीमियमाइजेशन तो अभी शुरू हुआ है। आज से 10 साल पहले कोई माउथ वॉश यूज नहीं करता था, अब माउथ वॉश की कैटेगरी आई। तो कोलगेट और HUL जैसी कंपनियां जो हर साल इतना कैश जनरेट कर रही हैं, हम अगर ये सोच रहे हैं कि और साबुन नहीं बेच पाएंगे, उनको नहीं बेचना है। वो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको खरीद लेंगे, जो नई कैटेगरी है वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लो हो रहा है जनरेट, तो ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। इनफैक्ट अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो मेरे को लगता है वो 10 नई चीजें ट्राई करेंगे ना, 4 में फेल भी होंगे, 8 में फेल भी होंगे।
अगर मैं 10 ट्राई कर रहा हूं और इतने एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट वाली कंपनियां ट्राई कर रही हैं 10 चीजें, 2 चीजें चल ही जाएंगी, कैसे नहीं चलेंगी? True. वो 2 चीजों से इतनी ग्रोथ आ जाएगी कि आपको ग्रोथ की चिंता नहीं करनी। तो ब्लू चिप्स में ही रहना बेटर है। तो आपने स्टॉक्स तो बताए, अभी 2 तो बता दिया आई थिंक आपने। नहीं, HUL नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं है। हाँ, मेरे तो पास। फिर अब एक बार लाइन अप कर दो 5 आपके फेवरेट। अब ना सर, ये मतलब मैं आपको बिजनेस मॉडल वाइज बताता हूं, क्योंकि ना फेवरेट स्टॉक करेंटली बदलते रहते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। True. जैसे मेरा ऑल टाइम सबसे फेवरेट तो CDSL है, लेकिन क्या इस प्राइस में मैं बहुत ज्यादा खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। मेरे को अभी भी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो लेके भूल सकता है, लेकिन अगर मेरे पास वो सफिशिएंटली है तो मैं और नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस मॉडल वाइज बोलूं तो अगर मेरे को पता है कि क्या भारत में स्टॉक इन्वेस्टिंग डीमैट अकाउंट और खुलेंगे, जो अभी भी 3-4% लोगों के पास है, दुनिया का एवरेज 30% है, 10 गुना डीमैट अकाउंट खुलने हैं बाकी। और सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स सिर्फ CDSL के साथ है, तो CDSL से ज्यादा ब्लाइंड कुछ हो नहीं सकता। उसमें तो ग्रोथ आनी ही है। वो मुझे बहुत पसंद है। इसी थ्योरी में मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पसंद है। NSE लिस्टेड नहीं है, नहीं तो वो मुझे पसंद होता। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे बहुत पसंद है। कोलगेट मुझे नो ब्रेनर लगता है। मैं जितने भी दोस्तों की यंगस्टर्स की देखता हूँ, उनकी टूथपेस्ट नीड्स स्पेशलाइज्ड होने लगी हैं। अब वो सफेद लाल ट्यूब यूज कोई नहीं करता, वो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं, हम नहीं करते। तो वो एक मुझे ब्लाइंड बाय लगता है। एक मैं अभी क्योंकि ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, तो हालांकि वो कंपनी महंगी है तो मैं अभी ले नहीं रहा हूं ज्यादा, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर तो ना एयरलाइंस थोड़ा रिस्की है। दुनिया में 70% एयरलाइंस लॉस में चलती हैं। एयर टिकट हम सबसे सस्ता वाला खरीदते हैं, तो एयरलाइन पैसा नहीं कमा सकती। अब एक और चीज ऐसी है जो हम सबसे सस्ता कई बार खरीद लेते हैं, होता है सीमेंट। सबका भाव लगभग सेम है, लेकिन सीमेंट में आप पैसा कमा लेते हो कॉस्ट कंट्रोल करके। लाइमस्टोन के बाजू में कारखाना डाल दिया। यहां आप क्या करोगे? तेल के कुएं आप थोड़ी ना खरीदते फिरोगे। तो आपका रॉ मटेरियल का प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं, और कस्टमर पैसा देगा नहीं, इसलिए एयरलाइन में मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना। लेकिन आप एयरपोर्ट्स का हाल देखो और डेटा भी देखो, तो मुझे ये पता है कि आज जितना इंडिया में लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, क्या 5 साल बाद उससे बहुत ज्यादा करेंगे? एयर ट्रैवल इंक्लूजन इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं इस थीम को प्ले कैसे करूं? मैं एयर ट्रैफिक ग्रोथ का फायदा कैसे उठाऊं? तो ड्रीम फोक्स करके एक कंपनी है, ज्यादा ये अगेन रिकमेंडेशन जैसा नहीं है, लेकिन मैं मेंटल मॉडल लोगों को बता रहा हूं। तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट लाउंजेस हैं, शायद 85-90% उनके पास है, मतलब उनका टेक। तो हर बार जब वो कार्ड स्वाइप होता है, आपको इस कार्ड में लाउंज एक्सेस है, तो आपका बैंक और क्रेडिट कार्ड का टाई अप ड्रीम फोक्स के पास है। तो वो लाउंज और बैंक के बीच का मीडिएटर है, क्योंकि आपके कार्ड में होता है कि 4 एक्सेस हैं, तो 4 में से कितनी बार यूज हुआ, कितना बचा है, ये सब का जो टेक इंफ्रा है वो ड्रीम फोक्स के पास है। तो अगर एयर ट्रैफिक बढ़ेगा तो एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, लाउंजेस बढ़ेंगे, और ये दोनों अगर बढ़ रहा है तो ड्रीम फोक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एयर ट्रैफिक को प्ले करने के लिए मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग थीम लगती है। तो ये मुझे अभी बहुत पसंद आ रहा है। बहुत सालों से मुझे महिंद्रा हॉलीडेज बहुत पसंद है। यार एक बात है वैसे प्रांजल भाई, जनरली क्या होती है, लड़कियां इंप्रेस होती है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन उनको पड़ता है लुक से, पर फाइनली जब इंसान मुंह खोलता है तो जो लॉन्गर इंप्रेशन होता है, मतलब लॉन्ग टाइम इंप्रेशन, वो पड़ता है उसकी नॉलेज से, वो किस तरह से बात करता है। मेरे लुक्स बहुत खराब है ना सर, तो बोल के ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन नहीं, अभी ये चीज तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। आप एक सच्ची बात बताओ, कितनी लड़कियों को इम्प्रेस किया इस नॉलेज से आज तक? सर पता, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो 14 साल से सेम गर्लफ्रेंड है सर? ओह, तो हाँ, मैं एकदम आपके नक्शे कदम पर हूँ सर। क्या बात है। आपने ये, ठीक है, आपको नॉलेज लिया, ये यूट्यूब पे आने और सोशल मीडिया पे आने का कैसे सीन बना? सर मैं NISM गया, वहां पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे रूममेट थे, वो मेरे से 4-5 साल बड़े थे। तो उन्होंने ना फाइनेंस में काफी जॉब किया हुआ था, सेल्स साइड में। अब उन्होंने क्योंकि सेल्स साइड में जॉब किया था, तो उनको लगता था फाइनेंस में जॉब मतलब माल बेचना है। मेरे रूममेट बड़े अच्छे दोस्त बन गए, हम दोनों गप्पे लड़ाने की बड़ी आदत। तो रात को हम रोज 11-12 बजे सोने की कोशिश करते थे, 3 बजे सोते थे। 3 घंटे वो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे। वो एक्सपीरियंस का रोज एक ही सार होता था, फाइनेंस में जॉब मत लेना, मिस सेलिंग करना पड़ेगा, तेरे को इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, ये वो। तो उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि तू प्लेसमेंट में नहीं बैठेगा। मेरे को प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया। लॉ स्कूल में जॉब मिल नहीं सकता था, यहां से मैंने लिया नहीं। मम्मी बड़ी नाराज कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। तो उससे भी थोड़ा बुरा लगा कि नहीं कुछ करूंगा, लेकिन उनसे मैं पैसे मांग सकूं ये दरवाजे बंद हो गए थे। मतलब एक तो उनके पास थे नहीं ज्यादा, और दूसरा ईगो भी तो कुछ होता है, इतना बोल दिया आप कैसे पैसे लूंगा। तो फ्री में क्या हो सकता है? फ्री में ब्लॉगिंग हो सकती है,
और यूट्यूब हो सकता है। ब्लॉगिंग मैंने अन्ना हजारे के समय करके देखी थी, आंदोलन के समय नहीं चली थी, तो मुझे था इस बार ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, इस बार ना मैं वेबसाइट लाऊंगा और यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा उस वेबसाइट को चलाने के लिए। वहां से फिर सब आसान हुआ। अब प्रांजल कामरा का, क्योंकि आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, आपने अपनी फिनोलॉजी नाम से आपकी एक स्टार्टअप है जो कि बहुत अच्छा कर रही है, आपकी यूट्यूब पे भी आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, तो आपकी सबसे ज्यादा पैसा आप कहाँ से कमाते हैं, कौन से सोर्स से? आपको पैसा नहीं बताना है, आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो। मैं तो पैसा यूट्यूब से ही कमाता हूँ, मतलब क्योंकि मैं कंपनी से एक भी रुपया निकालता नहीं हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट यूट्यूब से हो रही है। अगर मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ तो मैं उसमें एफिलिएट इनकम भी बोल रहा हूँ और मैं एडसेंस भी बोल रहा हूँ और स्पॉन्सरशिप्स भी बोल रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब फिनोलॉजी को हटा के, फिनोलॉजी में जो भी पैसा आता है, मतलब उसमें डायरेक्टर्स अब वो एम्प्लॉइज हैं जो बहुत समय से हैं, और फिनोलॉजी अब एक ग्रुप ज्यादा है, 3 अलग अलग कंपनियां हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो अगर मैं ये बोलूं कि वो तीनों कंपनियों को मैं एक साथ जोड़ के देखूं और अपनी इनकम से कंपेयर करूं तो वो ज्यादा होगा, लेकिन वो पैसा मुझ तक कभी भी नहीं आता। मैंने एक भी रुपया उसमें से निकाला नहीं है। मेरा ये है कि जितना पैसा वो कंपनी कमाएगी वो वापस उसी में हम ग्रो करने में लगाएंगे, एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाएंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फेल होंगे, मस्ती करेंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मुझे जो लाइफस्टाइल जीनी है वो इससे आराम से हो जाता है। तो दोनों को बिल्कुल भी, इनफैक्ट मैंने अभी अभी अपनी कंपनी की सीईओ पोजीशन से भी रिजाइन कर दिया। एक प्रोफेशनल सीईओ है, डायरेक्टर से मैं अब हटने वाला हूँ। पहले सीईओ से हटना था, फिर डायरेक्टरशिप से रिजाइन करना था। उसको मैं चाहता हूं कि पूरा प्रोफेशनली चले, क्योंकि अब ऐसा स्केल है कि जो लोग जो काम कर रहे हैं वो मुझसे बेटर करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि अमूमन लड़कियां फर्स्ट लुक से इम्प्रेस होती हैं। आप कहते हो वो है नहीं, वैसे माशाल्लाह स्मार्ट दिखते हो आप, बट आप बोलते भी बड़ा अच्छा हो। तो पहले तो आपके फियोन्से के बारे में हम जानना चाहेंगे, वो आपकी किस बात से सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई? ओके पहली चीज तो ये कि ऐसा क्या चीज देखा कि यार ऐसा तो नहीं कि यार फाइनेंस सारा जानता है, A to Z पता है इसको, ये पैसे तो मैनेज कर ही लेगा, तो मतलब कभी भूखे तो नहीं मरेंगे, ये लॉजिक तो नहीं था कहीं? और अगर ये नहीं था तो लॉजिक क्या था कि किस चीज से प्रांजल से वो इम्प्रेस हुई? सर 15-15 साल के थे तब हम। अच्छा, तो मतलब फाइनेंस तो कुछ पता था नहीं। ओके। ये था कि बास्केटबॉल खेल रहे थे हम दोनों। अच्छा। वो नई थी स्कूल में, तो थोड़ी डरी हुई थी, किसी से बात होती नहीं थी। मैं बचपन से उसी स्कूल में था, तब मैं हेड बॉय भी था स्कूल का। फिर मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, वो एक दिन आई और उसने कहा मुझे भी बास्केटबॉल खेलना है। तो हमारी किसी कंपटीशन के लिए तैयारी चल रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर खेल लो। तो वो ऑपोजिट टीम में थी, मैं दौड़ रहा था और उसको खेलना नहीं आता था। तो मेरा ना यहाँ हेड बॉय का बैच लगा हुआ था, और वो आई और बॉल को ना करके उसने मुझे यहाँ मारा। तो ना वो मेरा बैच का पिन मुझे लगा। हाँ। तो और मैं गिरा इम्पैक्ट से। मैं उठा और मैं बहुत गुस्से वाला था तभी। मैंने अच्छे से सुनाया उसको, खेलना वेलना तो आता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, दिख नहीं रहा है, प्रैक्टिस करते हैं, बेवकूफ, फुटबॉल है क्या ये, कंधा क्या मार रही है। तो ऐसा वैसा मैंने सुना दिया। फिर मैं खेलने में बिजी हो गया। तो ना 5 मिनट बाद मुझे दोस्त बोलते हैं तू यार कभी भी कुछ भी बोलता है, वो देख वो वहां बेंच में जाके रो रही है। नहीं आई थी, स्कूल का 3रा-4था दिन था, डरी हुई थी, तो वो रोने लगी। तो बोला जा बात कर। तो मैं गया और मैंने उसको बोला कि अच्छा रो मत, सॉरी। तो एकदम से ऊपर देखी और बोलती है आइसक्रीम खिलाएगा तो मानूंगी। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा। तो बस हम आइसक्रीम खाने गए और मुझे समझ में आया कि कितनी ज्यादा बातूनी है। मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी, सुनने में मजा आ रहा था। फिर उसने मुझे पूछा कि तू ट्यूशन कहाँ जाता है मैथ्स की, मुझे मैथ्स की ट्यूशन चाहिए। मैंने उसको बताया यहाँ जाता हूँ। तो बोली मैं भी वहीं आ जाती हूँ। फिर ट्यूशन सेम हो गई। शी इज समवन जो तब मैं कुछ भी नहीं था, तो तब भी वो हर समय मेरे साथ थी। जब मैं कॉलेज में फेल हो रहा था, जब मैं 1-2 समय बीच में डिप्रेशन में था, किसी भी माहौल में वो मेरे साथ थी, आज भी है। बाय द वे उनका नाम भी बता दो और मैं आपको बता देता हूँ, पर ये खुद बताएंगे। वो भी बहुत अच्छी यूट्यूब है, बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैंने उन्हें ऑरेट किया है एक स्टेज पर जब हम कोटा में थे। शी इज रियली अमेजिंग। पर आप बताओ उनके बारे में। जी, तो प्रिया जैन है उसका नाम। सो वो लीगल और लोगों को जो डेली लाइफ में लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, लीगल एजुकेशन के अराउंड कंटेंट बनाती है। तो मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी कि कुछ ओरिजिनल कर ले। मैंने यूट्यूब शुरू किया तो उसने भी कर लिया। तो बट वो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करती है, उसका कंटेंट मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली हमने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ हमने डिस्कस कर ली है, और आई थिंक आप लोग अभी प्रांजल को ज्यादा जानने लगे हो, लेकिन अब बहुत ज्यादा जानोगे, क्योंकि अब हम खेलने वाले हैं इनके साथ रैपिड फायर।
First question. What is the first thing that you notice in a girl? सिंप्लिसिटी, सादगी मुझे बहुत। What is your favorite place to be messaged? मैं सिर्फ व्हाट्सएप देखता हूँ। What do you like it when someone pulls your hair? ज्यादा हुआ नहीं है मेरे साथ, कॉलेज में ही हुआ है, बट हाँ। ठीक है। Have you ever had a friend with benefits? नहीं। What is the weirdest thing you have dreamed about doing with a girl? मुझे ना रादर देन बड़े ग्रुप्स में घूमना, मुझे हर इंडिविजुअल के साथ घूमने जाना पसंद है, तब वो इंटरपर्सनल कनेक्शंस बनते हैं। तो कोई भी लड़का या लड़की मेरे दोस्त बने तो मेरा सबसे पहले होता है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, बन गई, अब इसके साथ ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा वियर्ड है कि मैं एक साथ 8-10 लोगों के साथ नहीं जा पाता। What is the craziest thing you have ever done? एक एग्जाम था कॉलेज में जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और हम एक कंपटीशन के लिए गए हुए थे। हमारी ट्रेन अगले दिन सुबह एग्जाम से पहले शहर पहुंचने वाली थी, मेरे साथ 3 मेरे टीम मेंबर्स और थे। मैंने उन लोगों को कन्विंस कर लिया कि आगे का रास्ता जो है वो पूरा नक्सली इलाके से जाता है, रात को ट्रेन से ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ नहीं है, और मैंने उनको बीच में जो एक स्टेशन था वहां उतरवा के प्लेटफॉर्म में रात भर बितवाई, ताकि अगली सुबह जब हम ट्रेन से निकले तो एग्जाम के लिए टाइम पे ना पहुंच पाए। अरे क्रेजी। Next question. What do you think about open relationships? आई थिंक हर वो चीज ओके है अगर दोनों पार्टनर्स ऑन द सेम पेज हैं, तो दोनों किसी भी चीज के लिए राजी हैं तो वो ठीक है। What type of girl are you attracted to? मुझे हमेशा से, जैसे मुझे ना लुक्स, मुझे आज तक, मैंने चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे लोग हो, मुझे आज तक लुक्स देख के कोई अच्छा सिर्फ यामी गौतम लगी है। Oh. उसके अलावा मुझे लुक्स अट्रैक्ट नहीं करते। कम्युनिकेशन, अगर कॉन्वर्सेशन अच्छा है तो मैं 10 मिनट में भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। Which body part are you most proud of? मेरे को ये, मतलब प्रिया बोलती रहती कि आंखें अच्छी हैं, तो शायद क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बॉडी पार्ट आप फीमेल, अपनी फीमेल फ्रेंड में, मतलब आप देखते हो कि हाँ वो आपको अट्रैक्ट करती? हाथ, पाम्स। हाँ। हैव यू एवर स्लेप्ट विद एनीवन एंड देन रिग्रेटेड इट? ओके यार, ये तो बट इट्स जस्ट बीन वन, तो अभी तक तो रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। ओके। Next question. What is the easiest way to make you smile? I think kindness. What is the dirtiest thing you have ever thought about a girl? यार एक ना रिक्शे में जब मैं स्कूल में जाता था तो एक बहुत ही इरिटेटिंग लड़की थी। ठीक है। बच्चा था लेकिन सोचा था ये लड़का होती तो बहुत मारता उसको। तो हाँ। That's what I'm saying. है ना, घुमा के पूछोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये चीज मैं पता कहाँ से सीखी? गुंजन से सीखी स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डर्टीएस्ट टेक्स्ट यू हैव एवर सेंट और रिसीव्ड? यार रिसीव्ड ही होगा, क्योंकि एक्चुअली सेंट रिसीव्ड रहने दो। हाँ। हमारे एक कॉलेज में मेरे एक बैचमेट थे, तो जैसे ना आपने वो छिछोरे मूवी देखी होगी, तो उसमें जो वो सेक्सा एक कैरेक्टर था और एक एसिड, आप दोनों को एक में मिला दो तो मेरे एक दोस्त है, मतलब मुझे लगता है उनसे घटिया इमेजिनेशन किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। और वो एक भी गाली बनी बनाई नहीं देते। वो हर गाली खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और इतना डिटेल में उसका मीनिंग समझाते हैं कि मतलब 2-4 दिन ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो जाए। तो मुझे हमेशा जब भी डर्टी टॉक की बात आती है तो वो आदमी याद आते हैं, पूरी शरीर कांप जाता है उनको सुन के, और आज भी वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर ड्रीम गर्ल? यामी गौतम। What physical feature in a person turns you on the most? I think fitness, fit होना चाहिए। Is there a song that turns you on? कोई भी अदनान सामी का गाना I really like, और एक कसूर फिल्म का है मोहब्बत होना जाए। हाय हाय। What is your favorite body part to be kissed? I think if it's an expression of affection and love, तो मैं तो उस एक्सप्रेशन से ही खुश हो जाऊंगा कहीं। What is your most sensitive body part? सेंसिटिव, यार मुझे ना अभी 4-6 महीने पहले क्रिकेट बॉल लगी है यहाँ शोल्डर के नीचे। अच्छा। ये अभी बहुत, मतलब अगर अभी मक्खी भी आ जाए ना तो यहाँ, तो मैंने स्कैन वैन करा लिया है, वो कुछ है नहीं, इट्स नथिंग। मुझे लग रहा था कैंसर वैंसर ना हो जाए, तो मैंने सब स्कैन वैन करा लिए हैं, इट्स नथिंग। वो इन्फ्लेमेशन है, उनका कहना है कि 2-3 महीने दो तो जाते जाते चला जाएगा। बट कई बार ना मैं उल्टा सोता हूँ, तो अगर मैं खुद का हाथ भी ऐसे रख दूं ना यहाँ शोल्डर के नीचे, तो वो हमारे सीटीओ हैं, वो है 35-36 के, लेकिन मतलब शोएब अख्तर हैं वो फास्ट बॉलिंग में। टेनिस बॉल से ऐसा मारा कि कभी ड्यूस बॉल से भी नहीं लगा मुझे। बाप रे। हाँ, जा ही नहीं ना 1-2 महीने से दर्द, तो अभी तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिड यू एवर फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट? नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्वर्सेशन चाहिए होता है, एक्सेप्ट यामी गौतम, बट हाँ। क्या बात है. डू यू लाइक एडल्ट मूवीज? हाँ, मतलब कई सारी होती हैं जो ए रेटेड हो जाती हैं, जैसे नाना पाटेकर की मूवीज मुझे बहुत पसंद है. तो अब तक 56 हो कि इस तरह की हो, मुझे बहुत पसंद है. वेरी गुड. डू यू हैव एनी एक्स? नहीं, 15 साल की उम्र में ये मिल गई, ठीक है. जाती ही नहीं. अगर आपको वॉरेन बफेट से एक सवाल पूछना होता तो आप क्या पूछते? ऐसा खा के भी 92 तक आप इतने फिट कैसे हो? मतलब ही ड्रिंक्स कोक, ईट्स मैकडोनल्ड्स एंड थिंग्स. मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनसे कोई सीरियस सवाल इसलिए नहीं पूछता कि मुझे लगता है कि उनको ऑब्जर्व करने से मैं ज्यादा सीखता हूँ रादर देन वो क्या बोल रहे हैं. Crazy. If you woke up one morning as a finance minister of India, what will you do? And what will you do first? बहुत अच्छा सवाल है. मैं सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल में इंडस्ट्रीज हैं उनको और ज्यादा प्राइवेट हाथों में दूंगा. मुझे प्राइवेटाइजेशन, आई एम अ कैपिटलिस्ट, मुझे प्राइवेटाइजेशन बहुत पसंद है. क्या आपने कभी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या फिर सिर्फ आप मेजर मैंने स्टॉक्स? बहुत किया है शुरू में. बहुत नुकसान हुआ है. नुकसान हुआ है, पर अभी आप कर रहे हो? नहीं. कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे आप सबसे ज्यादा डिप्रेस हुए? ना पॉजिटिव फीडबैक ना नेगेटिव फीडबैक, दोनों को पे मैं ध्यान नहीं देता. मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं फीडबैक नहीं पढ़ता. मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपना दिमाग में जो आया, मैंने वो बोला, उससे यहाँ तक पहुंचे, तो मेरे को ना उसको फिल्टर नहीं करना है. मेरे को लोगों को जो चाहिए वो नहीं देना है. मेरे को जो बोलना है मैं वो बोलता रहूंगा. तो मैं फीडबैक पे ध्यान ही नहीं देता. क्रेजी. आप वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को कैसे बैलेंस करते हो इन वन लाइन? मेरी पेरेंट्स से पूछो तो मैं नहीं करता हूँ, तो मैं यही मानूंगा कि मैं नहीं करता हूँ. ठीक है. आपकी फेवरेट ब्रोकरेज ऐप कौन सी है? मैं जीरोधा हमेशा से यूज करता आया. ठीक है. आपकी एक ऐसी ऐप जो आपके फोन में हमेशा रहती है कि ये तो होनी ही चाहिए? आजकल हेल्दीफाई है. 1-1.5 महीनों से 2 महीनों से आजकल दिन में 10 बार खुल. और उसके पीछे की इंस्पिरेशन कौन है? आप एक्चुअली हम जब पहली बार इवेंट में मिले, हाँ. तो कोई भी, मैं उसके पहले तक सिर्फ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से मिल रहा था और कोई भी ऐसा फिटनेस ओरिएंटेड नहीं था, इतना फिट नहीं था. तो मैं जब आपसे मिला और हम दोनों बाजू में बैठे थे, 1-1.5 घंटा हम बाजू में बैठे थे, तो उस आपको ऑब्जर्व करके मुझे एक्चुअली ये इंस्पिरेशन आया और मैंने 5 महीनों में 6 महीनों में 6 किलो लूज किया है आपके कारण. थैंक यू सो मच. उनको बोलना चाहिए मुझे. थैंक यू सो मच. तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं? थोड़ा बहुत किया है मैंने. जी. तो आप किसी स्टार्टअप पे सबसे एक चीज जो नोटिस करते हो इन्वेस्ट करने से पहले, वो क्या है? मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, मैंने इतना किया नहीं है कि उसमें मेरा प्रोसेस बन पाए अभी. और मैंने क्यों किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे ना इन्फ्लुएंसर होने का आर्बिट्राज मिल रहा था. मतलब जो कंपनी का वैल्यूएशन मान लो 100 करोड़ है, मेरे को मेरे चेहरे के लिए वो कंपनी 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिल रही थी. तो मैंने तो वो डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए कर लिया, ज्यादा सोचा नहीं. अब आपको अपने आप को इन द स्केल ऑफ 1 to 10 स्केल करना है. कीपिंग सीक्रेट्स 6, फाइनेंस नॉलेज 4, एज अ पर्सन 4 और 5, एज अ डांसर 5, एज अ CEO जब आप थे तब आप किस तरह से रेट कर? आई थिंक इसमें आई एम यंग, आई एम लर्निंग, आई गिव 7. ठीक है. ऐसी कौन सी डिश है जो आप हफ्ते में हर बार खा सकते हो? पनीर पराठे आजकल. आय हाय. अच्छा, ऐसी कौन सी डिश है जो आपकी होने वाली पत्नी साहिबा यानी फियोंसे बहुत अच्छा बनाती? भूल गया हूँ, मरूंगा. छोले बहुत अच्छे बनाती है वो. ओके. ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी आपको सबसे अच्छी लगती है? आई थिंक शी इज द किड. वो तो कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे साथ धोखा भी हुआ है कि वो 15 साल में जब थी ना, तो वो बहुत इमेच्योर थी. तो मेरे को लगता था कि आगे जाके मैच्योर हो जाएगी, बाकी चीजें ठीक है. अब मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है. वो अभी भी 15 साल की है. अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बनती है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? रिबेल. आपकी फेवरेट स्टॉक मार्केट बुक कौन सी है? द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर. अगर स्टॉक मार्केट छोड़ दें, ट्यूजडेज विद मौरी. ऐसी कौन सी धार्मिक किताब है, स्पिरिचुअल बुक है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? व्हाट इज हिंदुइज्म, महात्मा गांधी. आप ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रेफर? आज तक कभी एक भी ट्रेडिंग नहीं ऑर्डर प्लेस नहीं किया. इसके अलावा क्या आप क्रिप्टो करेंसी और NFTs में भी इन्वेस्ट Scam. करते हैं? स्कैम. आपको लगता है स्कैम है? क्या आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? ट्राई किया है, पर मैं ना ETF ले लिया है मैंने, फैंग ETF. आपकी फेवरेट मूवी? मुझे मुन्ना भाई सीरीज दोनों बहुत पसंद है. आपका फेवरेट एक्टर? एक्टर मुझे नाना पाटेकर बहुत पसंद है. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? यामी गौतम. यामी गौतम. आपका फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड? मेरी सारी टी शर्ट्स, जीन्स छोड़ के शरीर में सब कुछ जॉकी का होता है. तो ठीक है. इन्वेस्ट भी उसी में करते हो आप? हाँ, मेरे पास वो भी है. ठीक है. आपका ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक? CDSL.
एक ऐसा स्टॉक जिसको आप बिल्कुल हेट करते हो, कभी नहीं खरीदोगे जिंदगी में? कोई भी आजकल के स्टार्टअप्स उठा लें अपन, जो 1 का 10 करके बेच रहे हैं, तो ये जो आईपीओ आते रहते हैं आजकल, इनफैक्ट कोई भी आईपीओ मैं कभी नहीं खरीदूंगा, चाहे कोई भी आईपीओ। उसको मार्केट में आने दो, उसका भाव मार्केट को डिसाइड करने दो। तो मैंने जिंदगी में शायद 2 आईपीओ अप्लाई किए हैं काफी पहले। अब मेरी फिलॉसफी है कि जो आईपीओ है वो सबसे खराब है, चाहे कोई भी हो। एनएससी का भी मैं आईपीओ नहीं लूंगा। आपका फेवरेट स्टार्टअप फाउंडर? मुझे जोहो और जेरोधा बहुत पसंद है। तो हम निखिल कामत और नितिन कामत। आपकी फेवरेट सिटी? स्टेट हो गया, गोवा बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं सिटी की बात करूं तो वाइजैक और भोपाल बहुत पसंद। आपकी फीमेल इंस्पिरेशन? पृथ्वीराज संयोगिता की जो कहानी है ना, वो कहानी पे मैं बड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरे को लगता है पृथ्वीराज रासो पे जो कमेंट्री है, राजस्थान की हर लाइब्रेरी घुस घुस के मैंने पढ़ी है। तो तब से संयोगिता एक है। मुझे मेरी लाइफ में वैसा पार्टनर चाहिए था, वैसा इंसान चाहिए था। तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है वो दोनों का, पृथ्वीराज संयोग और किरण बेदी। मैं किरण बेदी क्रेजी। आपका मेल इंस्पिरेशन भी बता दो। अटल बिहारी वाजपेयी, पृथ्वीराज चौहान, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी। अब अगले सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है यस और नो। पहला सवाल, क्या आपने किसी अनइनवाइटेड इवेंट को अटेंड किया है? हाँ। क्या आप किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर से इरिटेट हुए हैं? हाँ। क्या आपने किसी को रोस्ट किया है? नाम लेके नहीं, बट हाँ। क्या आप लक पे बिलीव करते हैं? पार्शियली, थोड़ा सा। हैव यू एवर बीन कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग? वंस मैं कॉलेज में एक क्विज चीटिंग से जीतने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो यस। यस। क्या आपने कभी ट्रैफिक कॉप को ब्राइब किया है? रायपुर में कोई पकड़ता ही नहीं, तो नो। हैव यू एवर ड्रंक? आई हैव नेवर ड्रैंक अल्कोहल। नो। क्या आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं? हाँ। क्या आपने कभी किसी को चीट किया है? हाँ। डू यू एवर लुक और स्टॉक योर कोवर्कर्स? नहीं। योर स्कूलमेट्स? अगर आप लॉटरी जीतते तो विल यू स्टिल कंटिन्यू वर्किंग? मैं टिकट ही नहीं खरीदूंगा कभी तो, बट हाँ, आई लव माई वर्क। क्या आप ब्लाइंड डेट पे गए हैं? नहीं। क्या आपने कभी कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड की है? हाँ। अब हम लोग हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगा और उस वर्ड को सुनते ही ओके। आपके दिमाग में जो पहला एक्सप्रेशन आता है वो आपको बोलना है। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट, लाइफ, मनी, एसेंशियल, रूमर्स, स्पाइसी, क्रिकेट, लव, इन्वेस्टमेंट, नेसेसरी, बुक्स, फ्रेंड, मूवी, ओकेजनली, टाइम, चाइल्डहुड, एक्स, क्रिप्टो करेंसी, स्कैम, एंटरप्रेन्योरशिप, गाइड, इंडियन पॉलिटिक्स, फ्यूचर करियर, सोशल मीडिया, लाइवलीहुड, इंस्टाग्राम, मिस्ट्री, यूट्यूब, पहला प्यार, आय हाय, इंडियन मीडिया, just like any one of us, confused, कंफ्यूज्ड, इंडियन यूथ, at times victims of brain drain. राहुल गांधी, मतलब I've never tracked him. ओके, Yeah, but yeah, I'm not a fan. Not a fan. नॉट अ फैन, नरेंद्र मोदी, I expected more. I was hoping Atal Bihari types of things. Yeah. अरविंद केजरीवाल, Personally, my biggest heartbreak. मैं उस में था, बहुत इन डेप्थ मिला हूं मैं उनसे, बहुत उम्मीदें थी. वॉरेन बफेट, God, राकेश झुनझुनवाला, not read him much. I don't know much about him. टाटा, रतन टाटा, My inspiration in the sense कि मुझे he sent me a letter actually. One of the biggest days of my life. I was nothing. Phenology शुरू भी नहीं हुआ था. मैंने उनको एक एप्रिसिएशन ट्वीट भेजा था कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ और आप मेरे रोल मॉडल हो, टाटा ग्रुप मेरा रोल मॉडल है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी वैल्यूज पे अपना बिजनेस चला सकूं. तो उनका एक लेटर आया था मोटिवेटिंग मी और एक क्रॉकरी सेट आया था. मुकेश अंबानी, मैं टाटा कैंप वाला हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिताश्री, मैं 4 साल का था, हम लोग पापा के फैमिली फ्रेंड के पास जा रहे थे ट्रेन में, सर्दियां थी, साइड बर्थ में मैं मम्मी पापा थे, ठंड लग रही थी मुझे, तो पापा ने बोला कि मैं ये कांच वाला गिरा देता हूँ, तेरे को तब भी बाहर दिखता रहेगा. वो गिराने वाले थे कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा और मैंने बोला पापा रुको, तो वो शीशा खिड़की मेरे हाथ पे गिर गई. कांच वाली थी, लाइट वेट थी, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ, सूजन आई, मैं रो रहा था. पापा ने वो उठाया, अपना हाथ रखा और लोहे वाला अपने हाथ पे मार दिया. चारों नाखून खून हो गए थे. तो मैंने वो देखा, खून, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे को इनको डिसअपॉइंट कभी नहीं करना है. दिस इज लव, इससे ज्यादा क्या. और मेरे को कभी भी, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हुआ, मुझे ये भी हुआ कि मुझे कभी इनको अपना पेन नहीं दिखाना. तो आई कैन नॉट शो माई पेन टू हिम. मैं कभी भी उनसे अपनी तकलीफ डिस्कस नहीं कर सकता. मुझे पता है वो कितने इम्पैक्ट हो जाएंगे. प्रांजल कामरा
एज अ फाइनेंस मैन? आई थिंक वन थिंग दैट आई ट्राई टू बी इज ऑनेस्ट. प्रांजल कामरा एज अ ह्यूमन बीइंग? आई थिंक डेली लाइफ में कॉन्डक्ट में रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा गांधी जी और धोनी जैसे सोच सकूं. पेशेंस चाहिए एंजाइटी में, स्ट्रेस में. तो वो मेरे रोल मॉडल्स हैं. ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रगलिंग, मैं वैसा हो नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश उन दोनों जैसा बनने की हो. फिनोलॉजी? माई बेबी, इट गेव मी एवरीथिंग. इट गेव मी अ फैमिली 50 लोगों की. जब मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं लोगों की ग्रोथ देखता हूँ, डेवलपमेंट देखता हूँ, लाइवलीहुड मैं देखता हूँ कि 50 परिवार अगर चल पा रहे हैं, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं है. अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं, व्हिच इज व्हाट इफ. ओके, अगर आप एक ऐप होते तो कौन सी ऐप होते? मुझे बहुत बड़ा स्कोप लगता है एक अच्छी डेटिंग ऐप बनाने का. तो मेरा नेक्स्ट वेंचर विल बी इन दैट फील्ड. अगर आपके पास कोई पावर होती तो आप कौन सा लॉ चेंज करते? मुझे लगता है कि मुझे ना ये जो हमारे यहाँ का जो यूपीएससी सिस्टम है, जैसे मैं यूके का पढ़ रहा था, एक जो सिपाही भी ज्वाइन करता है वो प्रमोट हो के कमिश्नर बन सकता है. हमारे यहाँ जो ये जो अफसरशाही और ये जो नॉन अफसर में जो है कि एक जो हवलदार या सिपाही ज्वाइन करे, वो कितना भी अच्छा काम करे, वो आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता. हर इंसान के पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. तो मैं इस स्ट्रक्चर को बदलता. बहुत बढ़िया आंसर दिया है, सोचा आपने बट अच्छा आंसर दिया. अगर आप राकेश झुनझुनवाला होते, हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, और अगर आप होते तो आप सबसे पहले चीज क्या करते? और ज्यादा वोकल हो जाता, वॉरेन बफेट के जैसे अपनी फिलॉसफी को लेके और ज्यादा डिटेल में लोगों को सिखाता. इंडिया में ज्यादा जरूरत है. अगर आप रतन टाटा होते तो आप कौन से स्टार्टअप पे सबसे पहले पैसा डालते? जैसे मुझे लगता है टीसीएस के जो राइवल्स थे, टाटा ग्रुप के पास जो मसल था, तो विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस को खड़े ही नहीं होने देना चाहिए था. दे ऑलवेज हैव हैड द मसल कि जैसे ही ये कंपनी अच्छा कर रही है, गल्प दें. इतने 8-10 राइवल खड़े नहीं होने देता. मैंने सोचा आप बोलोगे फिनोलॉजी पर्सनल से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आप कॉलेज लेवल पे पहली क्या चीज चेंज करते? आई थिंक ये मेरे बहुत क्लोज है दिल के. मुझे चाहिए कि मुझे लगता है सिर्फ इंडियंस ऐसे हैं जो हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेजेस को सम्मान उतना नहीं देते जितने बाकी देश वाले देते हैं. तो मैं इजराइल गया था, वो 70 लाख लोग हैं, लेकिन वहां अगर उनसे कम्युनिकेट करना है तो दुनिया को हिब्रू में करना पड़ता है. हम 140 करोड़ लोग हैं, पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं. हमारे होते हुए जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज और दूसरी भाषाएं ग्लोबल कैसे हो गई? हिंदी या इंडियन भाषा ग्लोबल कैसे नहीं हुई? तो इंडियन लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि थोड़ा थोड़ा अभी हो भी रहा है. हाँ. अगर प्रांजल कामरा के पास अब जिंदगी का सिर्फ 1 घंटा बचा है, हाँ, तो वो किसके साथ स्पेंड करना चाहेंगे? तो फिर ना वो होगा सॉर्ट ऑफ जो शादी के रिसेप्शन में होता है. मेरे आसपास वाले सब लोग मुझे पास चाहिए. 2-2 मिनट में सबसे बात करूं. हाँ. और एक बार फ्लोर पे नाचो जरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप आरबीआई चीफ होते तो आप क्रिप्टोज को अलाउ करते? तो इस पे मैं ये सोचता हूं कि प्रोहिबिशन के मैं खिलाफ हूं. मेरे हिसाब से प्रोहिबिशन किसी भी चीज पे सरकार को ज्यादा ताकत देता है. मेरे हिसाब से तो सरकार के पास ही ताकत ही नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट बहुत एक्सट्रीम चीजें. अलाउड सब कुछ होना चाहिए. सरकार अपना तंत्र यूज करे अवेयरनेस के अराउंड, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ब्लैंकेट बैन कभी काम नहीं करता. इसके चक्कर में हम देखते हैं कि हर साल देश के सबसे अमीर लोग देश छोड़ के चले जाते हैं. लोग इंडिया छोड़ के जहां कोई IIM से पढ़ ले तो वो Amazon, गूगल के लिए देश छोड़ के चला जाता है. तो प्रोहिबिशन होने से लोगों को घुटन होने लगता. अगर आप शार्क टैंक को ओन करते तो कौन से जज को आप बिल्कुल भी नहीं लेते? यार मैंने इंडिया वाला सर देखा नहीं है ज्यादा, 1-2 एपिसोड ही देखे हैं. ओके. बट मैं किसको लेता ये मुझे पता. हाँ बताइए. तो मैं नितिन कामत सर को लेता डेफिनेटली. एक म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई एएमसी के चीफ हैं शंकर नरेन. वो जब बात करते हैं तो आई थिंक वो सुनना लोगों के लिए बहुत काम का होता. वो शार्क टैंक लाइफ टैंक हो जाता, सब कुछ सीख पाते. तो इन 2 लोगों को मैं जजेस जरूर बनाता. अगर आप फाइनेंस में नहीं होते हाँ तो आप क्या कर रहे होते? तो मेरा ड्रीम तो था क्रिकेटर बनने का. आय हाय. तो मैं बहुत पसंद है मुझे. अगर आप एक गिफ्ट होते तो प्रिया के लिए कौन सा गिफ्ट होते? आई थिंक अ गोल्डन रिट्रीवर. उसको सबसे ज्यादा खुशी वो दे पाता है. तो अगर आप एक गिफ्ट होते तो अपने पापा के लिए कौन सा गिफ्ट होते? आई थिंक उनकी एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें किन्हीं कारणों से उनका स्टेक कम है.
तो मैं उस कंपनी के शेयर्स होता और एक साथ उनको पूरे 100% स्टेक उनका उस कंपनी में वापस मिल जाता। अगर आप एक गिफ्ट होते हाँ, तो प्रांजल कामरा के लिए क्या गिफ्ट होते? मैं आज नहीं, मैं फिर टाइम मैं थोड़ा पहले जाता और ये गिफ्ट खुद को पहले देता। मैं आज से 10 साल पहले अपना चश्मा हटवा लेता। अरे हाँ, so that I could concentrate on my cricket. मैं सिर्फ ये सवाल आखिरी पूछूंगा कि ऐसी कौन सी 3 एडवाइसेस हैं, ऐसी कौन सी 3 सलाहें हैं जो आप आज के यूथ को देना चाहेंगे जिससे वो अपनी जिंदगी बदल पाए? जो एक कोर मेंटल मॉडल मुझे लाइफ में हर एस्पेक्ट में हेल्प करता है वो ये एक्सेप्टेंस कि मैं ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं हूं। आई एम नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं ये सवाल एक्चुअली लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताओ, देश के सारे राष्ट्रपति, बहुत कम लोग बता पाते हैं, रफली कोई नहीं बता पाता। देश के सारे प्रधानमंत्री 90s में ही 8-10 हो गए थे, तो बहुत कम लोग, कोई नहीं बता पाते। फिर हम अगर ये सोचें कि सोचो अगर आप देश के प्रधानमंत्री भी बन जाओगे ना तो भी आपको कुछ सालों में लोग भूल जाएंगे। तो खुद को सीरियसली क्यों लेना? हम कुछ भी कर लें, लोग हमको भूल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा, मैं आज पृथ्वीराज चौहान की मैंने बात की, मुझे सिर्फ नाम ही तो पता है ना, वो दिखते कैसे थे, वो पर्सनालिटी क्या थे, वो डेली लाइफ में कैसे थे, तो कुछ नहीं पता। 2-4 अचीवमेंट पता है और नाम पता है। आप समय में पीछे जाके पृथ्वीराज से भी अगर ये पूछोगे तो वो भी कहेंगे ये काफी नहीं है। तो लोगों ने तो ज्यादा से ज्यादा नाम याद रख लेना। आप एज अ पर्सन तो आपको सब भूल जाने वाले हैं। तो फिर गलतियां करो, जो मन करता है वो करो। वो क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा, हम सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं। सब भूल जाएंगे, सब ने आपको भूलना ही है। तो इससे अच्छा जो करना है करो। उस चक्कर में हर तरीके का हम रिस्क ले पाएंगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस जब मेरे दिमाग के अंदर बैठा तो मैं बहुत अलग इंसान हो गया। दूसरा मैं ये कहूंगा, और इसी का एक्सटेंशन है ये, कि फिर इसी थॉट प्रोसेस से आता है ये एक्सेप्टेंस की हम्बल रहना कितना जरूरी है। मैं बहुत एरोगेंट था और बहुत गुस्से वाला था स्कूल में, बहुत ज्यादा। तो मुझे समझ में आया कि अगर आप गुस्से वाले हो या आप हम्बल नहीं हो, तो अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में तो हो सकता है लोग आपके आगे पीछे फिर भी घूमेंगे कि आपसे उनका काम बन सकता है। लेकिन वंस दैट पोजीशन ऑफ पावर इज गॉन, तो आप देखोगे कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है और फिर आप सीखना बंद कर देते हो। मैं आज जब यंगस्टर्स का कभी ना बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में जब कॉन्वर्सेशन देखता हूं, आई थिंक आज का यूथ इज filled with ओवर कॉन्फिडेंस, filled with दिस कि ये तो मुझे आता है। और जब उस थॉट के साथ ना, जिसको वो नहीं, जैसे अब हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज में एक कांस्टेंट चीज ये होती है, कोई इंसान अगर कुछ गलत बोल दे तो उस पर जोर जोर से हंसना कि तेरे को ये भी नहीं पता। तब मैं भी उसको बहुत एंजॉय किया हूं, लेकिन दैट डेवलप्स इनटू अ वेरी टॉक्सिक थिंग। वो मुझे बोल रहा है कि मैं सुपीरियर हूं और वो मुझे ये बोल रहा है कि अगर उस इंसान को वो चीज नहीं पता तो मैं उस एक चीज से उसको पूरा जज कर लूं। हम अगर आलिया भट्ट की बात करें, जब उनसे कुछ जीके के सवाल किसी शो में उन्होंने गलत दिए थे तो बहुत समय तक वो ट्रोल होती रही थी। मैंने भी सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कैसी एक्टर है यार, ये नहीं पता। आज समझ में आता है कि किसी को अगर कोई पॉलिटिशियन के बारे में नहीं पता, उससे मैं उस इंसान को पूरा कैसे जज कर सकता हूँ। ये मेरी कमी है, मैं बेवकूफ हूं। तो ये 2 थॉट प्रोसेस अगर हो जाए, हम ज्यादा फ्री हो जाए चीजों को लेके और हम कम जजमेंटल हो जाए, तो आई थिंक लाइफ विल बी मच बेटर। बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है और स्पेशली प्रांजल से तो सीखने की किसी जरूरत दिन है। सर जब उल्टा होगा, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो मुझे पता है मैं आपसे बहुत ज्यादा और ज्यादा सीखने वाला हूँ। सो फाइनली आप लोग देख रहे हैं द अरविंद अरोड़ा शो, और ये जो क्यू कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे प्रांजल सर की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये क्यू कार्ड हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस पे साइन करें और उसके बाद मैं आपको ये दूं। मजा आ जाएगा, ये नई चीज हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्रांजल। थैंक यू सर, बहुत फॉर बहुत इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अब इस सवाल ये भी उठता है कि ये आपका साइन किया आप ही क्यों दे रहे हैं? हमारे लिए तो आप हीरो हैं ही। मुझे लगता है कि जब 15 साल पहले का जो प्रांजल है वो आज के प्रांजल को देखेगा तो उसके लिए हीरो वही होने वाला है। वाह, सेशन हो गया एंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको प्रांजल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और उसके अलावा अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते तो आप प्रांजल से क्या सवाल पूछते वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आके जवाब दूंगा सर कमेंट में 100%, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगली बार जब हम प्रांजल से मिले तो आपका नाम लेके हम लोग अच्छे सवालों को प्रांजल से जरूर पूछें। थैंक यू सो मच गाइज। फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, बुरी चीजें बहुत जल्दी
फैलती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को फैलने के लिए मदद और समय लगता है। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो ये सेशन और इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लर्निंग चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगी आपकी मदद से। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.